हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज हम लोग देखेंगे कि प्राचीन कालीन सोर्स। आप जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होंगे उनका आप देखिएगा, आपके फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है सर्वे ऑफ सोर्सेस, यानी स्रोतों का सर्वेक्षण। सर्वे ऑफ सोर्सेस आपका है फर्स्ट टॉपिक, तो आप उसको देखिएगा। तो उसी कड़ी में हम लोग आज देखेंगे स्रोत के बारे में, यानी सर्वे ऑफ सोर्सेज जो आपका है, यानी स्रोतों का सर्वेक्षण। तो उसमें आपसे प्रश्न जो बन सकता है सर्वे ऑफ सोर्सेस में, आप देखिएगा। पहला तो प्रश्न यही बनेगा कि आप बताइए प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए स्रोतों का वर्णन करें, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि प्राचीन भारत के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए स्रोत का वर्णन करें। तीसरा प्रश्न इसमें यह बन सकता है कि पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर प्राचीन भारत का अध्ययन करें या वर्णन करें। फिर चौथा प्रश्न ये बन सकता है कि साहित्यिक स्रोत के आधार पर प्राचीन भारत का अध्ययन करें या पुनर्निर्माण करें। तो ये तमाम प्रश्न बनेंगे, लेकिन इससे जो रिलेटेड हम दो प्रश्न का उत्तर आज बताएंगे और बाकी आने वाले वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा अन्य प्रश्नों के उत्तर को। जैसे कि आज अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए स्रोतों का वर्णन करें, तो और या अथवा में आप देखिए, या इसी प्रश्न को अगर इस तरह से भी पूछा जाए कि प्राचीन भारत के पुनर्निर्माण हेतु स्रोत का वर्णन करें, ये दोनों ही प्रश्न अगर पूछे जाएं आपको, तो इसका उत्तर एक ही होगा, जो कि अभी के वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए कौन कौन आखिर स्रोत होते हैं। तो देखिए, उसको हम लोग समझेंगे इसके माध्यम से। इसमें फिर पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आते हैं तो उनको देख लेंगे, फिर साहित्यिक स्रोत को देखेंगे, और कुछ विदेशी यात्री के द्वारा जो भारत का वर्णन किया गया उसको देख लेंगे। तो ये अगर देख लेंगे तो ये पूरा का पूरा स्रोत वाला जो टॉपिक है, यानी सर्वे ऑफ सोर्सेस, तो स्रोतों का सर्वेक्षण, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इससे आप आसानी से किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर दे पाइएगा। तो चलिए, ये दोनों ही प्रश्न जो है, प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए स्रोत का वर्णन करें या फिर प्राचीन भारत के पुनर्निर्माण के लिए स्रोत का वर्णन करें, तो इसका उत्तर अगर आप लोग लिखेंगे तो कैसे लिखिएगा। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखिएगा, जिसको परिचय बोलते हैं, वह लिखिएगा। तो उसमें लिखिएगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के हेतु स्रोत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्राचीन भारत का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसके लिए हमें मुख्यतः तीन प्रकार के स्रोत पर निर्भर होना पड़ता है, यानी तीन प्रकार के स्रोत का सहारा लेना पड़ता है। तो पहला होता है एक पुरातात्विक स्रोत, दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत, और तीसरा होता है विदेशी स्रोत। कभी कभी आप देखिएगा विदेशी साहित्य या विदेशी स्रोत जो है उसको साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ही रखा जाता है। लेकिन आप जब पढ़ रहे हैं, बीए के छात्र हों या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि विदेशी स्रोत को आप अलग करके ही पढ़ें तो बेहतर है। उसको साहित्यिक स्रोत के साथ अगर पढ़ते हैं तो फिर थोड़ा वो आपके समझ से भी बाहर होगा, और आप उसको समझ पाइएगा या नहीं पाइएगा यह भी कहना उचित नहीं है, मतलब कह नहीं सकते। इसीलिए आवश्यक है कि आप दोनों ही चीज़ों को अलग अलग पढ़ें। तो हम कोशिश वही करेंगे कि आपको दोनों ही चीज़ें अलग अलग बता दें, ताकि आपके पास एक ओवरव्यू हो। और हमारा देखिए, इस वीडियो के माध्यम से यही हमारा प्रयास है कि आपके पास कंसेप्ट हो। कंसेप्ट आपके पास होगा तो आप फैक्ट ऐसे ही धीरे धीरे आपके पास फैक्ट भी चला जाएगा। चूँकि हम कोशिश कर रहे हैं तो आपको फैक्ट भी बताते जाएंगे, और फैक्ट जब आपके पास आएगा तो आप एक समय देखिएगा, अगर ईमानदारी से आप हमारे साथ जुड़े होंगे और ईमानदारी से तैयारी कर रहे होंगे, तो यकीन मानिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो बीए का है वो काफ़ी बेहतरीन आपका होगा और बहुत अच्छा आप नंबर लेके आइएगा। तो चलिए, इसमें हम लोग आगे देखते हैं। इन्हीं स्रोतों के माध्यम से हम लोग प्राचीन भारत का अध्ययन करते हैं। तो चलिए उन स्रोतों को देखते हैं, आखिर कौन कौन से स्रोत हैं। तो परिचय में इतना ही बात लिखी है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए स्रोत का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन भारत का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसके लिए मुख्यतः हमारे पास तीन स्रोत हैं, जैसे पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत। और इन्हीं स्रोतों के आधार पर हम लोग प्राचीन भारत का अध्ययन करते हैं। तो अब चलिए हम लोग उसके अगले चीज़ों को समझें। तो देखिए, हमारे पास प्राचीन भारत के जो स्रोत हैं उसको डायग्राम इसी तरह बनाइएगा कि प्राचीन भारत के स्रोत उसको डायग्राम में बना के, और उसके बाद फिर देखिए, पहला
पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी स्रोत। इसी तरह से आप डायग्राम बनाइएगा। और अब देखते हैं एक एक करके इसको, आखिर पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, उसमें कौन कौन से आते हैं, उसका क्या क्या पार्ट है उसको देख लेंगे, फिर साहित्यिक स्रोत को देखेंगे और फिर विदेशी स्रोत को देखेंगे। तो एक एक करके उसके डिफिनेशन को समझिए, फिर उसके बातों को समझना है हम लोगों को। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग पुरातात्विक स्रोत। भौतिक अवशेषों के द्वारा अतीत के अध्ययन को पुरातत्व कहते हैं। जहाँ से साहित्य मौन हो जाता है वहाँ से पुरातत्व बोलता है। इतिहासकार का मानना है कि जहाँ पे साहित्य चुप हो जाता है, यानी जहाँ साहित्य हमारे अतीत के बारे में जानकारी नहीं दे पाता है, वहीं पे पुरातत्व बोलना शुरू करता है। यानी अब इसको सिंपली समझाते हैं। देखिए, भौतिक अवशेष, भौतिक मतलब क्या होता है जानते हैं, कि जिसको आप छू सकते हैं या देख सकते हैं, जिसको आप आँखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको उठा सकते हैं, ये तमाम चीज़ें भौतिक। जैसे कि आप देखिए सड़क है, या फिर भवन है, या फिर आप देखिए कोई कटोरी है, थाली है, कोई ग्लास है, या फिर आप देखिए कोई घड़ा है, या फिर कोई ईंट है या पत्थर है। ये सभी चीज़ें भौतिक, जिनको आप छू सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, यही तो भौतिक चीज़ें हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पुरातत्व। यानी पुरातात्विक स्रोत में भौतिक चीज़ों को के बारे में जानना होता है, यानी जिसको हम लोग छू सकें, देख सकें या जिसको महसूस कर सकें, उसी के बारे में हम लोगों को पुरातात्विक स्रोत में जानना होता है। तो पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं, तो आप यही इसमें ध्यान रखिए कि वे साक्ष्य जो भौतिक रूप में अवस्थित हों, जिनको हम लोग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं, उसी को तो हम लोग पुरातत्व कहते हैं। तो ये आपको आसानी से याद हो गया होगा या समझ में आ गया होगा। अब देखिए पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता क्या क्या है उसको देखिए। इसके अंतर्गत आता है अभिलेख। अभिलेख होता है क्या है, तो उसको हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे मुद्रा, सिक्का, जो आज भी देखते हैं, कॉइन 1 रुपये का, 2 रुपये का, यही सिक्का उस समय उसका आकार अलग होता था, प्रकार अलग होता था, अलग अलग समय में अलग अलग ढंग के चले हैं, तो उसको हम लोग बारीकी से देखेंगे। फिर देखिए स्मारक, जिसको भवन बोलते हैं। फिर भवन पे जो चित्रकारी की जाती थी उसको चित्रकला बोलते थे। फिर देखिए मृदभांड होता है। फिर मूर्ति कला, यानी मूर्ति जो होता है, आप देखिएगा आज भी हमारे घरों में कई एक तरह की मूर्तियाँ आप रखते होंगे घरों में सजावट के रूप में, या फिर आप देखिए पूजा पाठ कहीं होता है तो वहाँ भी मूर्तियों का प्रयोग होता है। तो वे मूर्ति सभी जो प्राचीन काल में बनते थे उनको हम लोगों को देखना है इसमें पुरातत्व के अंतर्गत। तो चलिए पहला टॉपिक इसमें है अभिलेख, जिसकी चर्चा अब हम लोग करेंगे। डायग्राम ठीक ऐसे ही बनाइएगा जिस तरह हमने बनाया है, क्योंकि इस तरह का डायग्राम जब भी बनाइएगा आपका आंसर भी अच्छा होगा, आपके प्रश्न के उत्तर जो आप लिखे होंगे वह भी बहुत खूबसूरत दिखेगा और आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा। तो ये ध्यान में रखकर डायग्राम का यूज ज़रूर करना है आपको, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अभिलेख। अभिलेख आखिर है क्या? अभिलेख से तात्पर्य किसी भी सतह या पटल पर उत्कीर्ण लेख से है। ये लेख किसी पत्थर पर हो सकता है, लकड़ी की तख्ती पर हो सकता है, तांबे पर हो सकता है, ईंट पर हो सकता है, मृदभांड पर हो सकता है। ये तमाम चीज़ों पर ये लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं अभिलेख। देखिए ये अभिलेख कैसे है तो समझाते हैं। ये मान लीजिए एक शिला है या पत्थर का एक टुकड़ा है, मान लीजिए इस तरह का, या नहीं तो मान लीजिए कि एक लकड़ी का ये टुकड़ा है, लकड़ी का एक तख्ती है। तो उस पर प्राचीन काल में क्या होता था, राजा महाराजा जो है अपने आदेश को लिखने के लिए, अपने जनता को, अपने बातों को पहुंचाने के लिए जनता तक, उसको लिखने के लिए अभिलेख के रूप में कुछ ना कुछ उसमें लिखकर बातों को लिख देते थे। जैसे कि मान लीजिए अशोक का अभिलेख, आप जानते होंगे कि अशोक का अभिलेख, प्राचीन काल में अशोक के द्वारा कई एक अभिलेख जारी कराए गए, और उसमें उसने अपने जनता को ये बताया कि आपको कैसे कैसे पालन करना है, क्या क्या नियम है हमारे मतलब राज्य का, उसको आपको मानना होगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपके साथ मतलब कड़ाई की जाएगी, या नहीं तो आपको दंड दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें अभिलेख में मिलती है। या फिर कहीं कहीं देखिएगा अभिलेख में ये चर्चा होता है कि कहाँ पे कोई टैक्स अगर माफ़ कर दिया गया है तो उसके बारे में, यानी कर कहीं पे छोड़ दिया, यानी जो गवर्नमेंट होती थी, यानी जो उस समय के राजा होते थे, वे अगर कहीं से टैक्स नहीं लेते थे तो उसके बारे में चर्चा करते थे कि इस क्षेत्र से हम टैक्स नहीं ले रहे हैं, तो इसका भी अभिलेख में चर्चा होता था। या फिर किसी तरह का आज्ञा, या बोलते थे कि आप जनता को किसी तरह का आज्ञा देते थे, तो वह भी अभिलेख में उत्कीर्ण होता था। अभिलेख हो सकता है ये इस आकार का भी हो सकता था, चौखुट मतलब यानी वर्गाकार हो सकता था, या फिर आप देखिएगा आयताकार हो सकता था, या आप देखिएगा गोलाकार हो सकता था,
तो किसी भी तरीके का अभिलेख हो सकता था, उस पे लिखा होता था। यानी सीधा सीधा मतलब कि पत्थर पे कोई चीज़ लिख देता था तो वही अभिलेख उस समय का होता था। पत्थर हो या फिर तांबे का प्लेट हो, तांबे का जो आप देखते हैं चदरा टाइप का पतला, उस पे हो या फिर टीन का हो, तो इस सभी पे लिख देने से उसको अभिलेख कहा जाता था। अब कुछ अभिलेख है तो उसके उदाहरण याद रखिएगा कि अभिलेख किसे कहते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन कुछ अभिलेख के नाम आपको ज़रूर जानने होंगे। तो वह आप जब उत्तर लिखिएगा तो वहाँ ज़रूर लिखिएगा। आप उदाहरण मत लिखिएगा, लेकिन हमने उदाहरण समझाने के लिए लिखा है कि इस ये 5-6 जो नाम है, 5 नाम है, उसमें से 2-3 भी आपको याद रहता है तो आप लिख के आ जाइए, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। जैसे एक अभिलेख है बोगच-गोई का अभिलेख। बोगच-गोई का अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है भारत का, और इसी में आप देखिएगा इंद्र, वरुण, नासत्य जैसे देवताओं का चर्चा है। यानी वैदिक काल के कई एक देवताओं, देवी देवताओं का चर्चा बोगच-कोई अभिलेख में है। अगर इस अभिलेख को जानना है तो आप देखिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर भारत का विवरण करके एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें जाइए, उसमें आप देखिएगा तमाम अभिलेखों के बारे में हमने बताया है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं बारी बारी से उसको एक एक करके। बाकी आपको जानना बस इतना ही, बोगच-कोई का अभिलेख कौन है, अभिलेख है एक। उसके बाद देखिए रुद्र दामन का एक अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। तो इससे भी हम लोग देखिएगा रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलता है कि इसका निर्माण जो कराया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और इसका मुख्य कार्य होता था क्या कि जो वहाँ के आसपास के लोग थे वे अपने फसलों को उसमें पटवन करने का कार्य करते थे, और कृषक लोग कृषि कार्य में उस पानी का प्रयोग करते थे। सुदर्शन झील यानी एक नहर के रूप में इसको निर्मित कराया गया था। तो इसके बारे में जानकारी मिलती है। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख है। फिर अशोक के अभिलेख, अशोक के एक अभिलेख नहीं है, कई एक अभिलेख हैं, इसीलिए अशोक का अभिलेख है। फिर है पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल प्रशस्ति। तो इसी ऐहोल प्रशस्ति में आप देखिएगा पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य शासक है उसके द्वारा देखिएगा कि इसमें वर्णन है कि उसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था, हर्षवर्धन को। तो ये याद रखिएगा कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हराया गया था नर्मदा नदी के तट पर। तो इसकी चर्चा किस में है, तो कौन अभिलेख में है, तो ऐहोल प्रशस्ति में, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। इसी में आप देखिएगा सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया गया है, तो हाथी गुफा अभिलेख जो है खारवेल का, तो उसी में हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ अभिलेख हैं। अभिलेख मतलब ये होता है कि सीधा सीधा ये समझिए जिसमें राजा महाराजा अपने आदेश या चीज़ों को, यानी कोई आदेश देता था या फिर कोई बातें बताना होता था जनता को, तो उसके लिए जो जारी करता था, जो लिख के एक तरह से शिलालेख के रूप में लिख के जगह जगह पे बांट देता था, यानी भिजवा देता था, तो उसी को अभिलेख बोलते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख थे तो उसको याद रख लीजिए, जैसे बोगच-कोई का अभिलेख याद रख लीजिए, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, अशोक का अभिलेख। तो जानते हैं अशोक का कई एक अभिलेख है, तो खाली अशोक का अभिलेख ही इस तरह करके आप याद रख लीजिएगा। तो इसको ज़रूर आप लिखिएगा। उसके बाद चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर सिक्का, जिसको मुद्रा बोलते हैं। मुद्रा का मतलब होता है वही सिक्का जो कि आज भी देखते हैं हम लोग, चलता है, चलन में है। तो मुद्रा उसको न्यूमिस्मेटिक इसके अंतर्गत इसको बोला जाता है। तो देखिए मुद्रा जो होता था वो कई एक धातु का बना होता था, जैसे कि अभी आप दिखते हैं मुद्रा जो आप देख पाते होंगे, चांदी का भी होता है, धनी लोग जो है सोने का भी वो सिक्का टाइप का बनवा के रखते हैं। फिर देखिएगा चांदी का होता है। फिर अभी हम लोग जो देखते हैं वह भी आप देख रहे हैं कि मुद्रा का रूप है। तो ये तमाम मुद्रा के रूप हैं। उस समय भी कई एक तरह के मुद्रा बनते थे, जैसे शीशे का मुद्रा होता था, तांबे का होता था, चांदी का होता था, उसके बाद आप देखिए सोने का होता था। तो ये मुद्रा के प्रकार होते थे। इन्हीं धातुओं का प्रयोग करके मुद्रा का निर्माण किया जाता था, जिसका प्रयोग जो होता था उस समय लोग खरीद बिक्री के लिए करते थे। कोई सामान खरीदना है तो उसके लिए वही मुद्रा को देते थे और उससे वो सामान खरीदते थे प्राचीन काल में भी। और वही चीज़ तो आज भी हो रहा है। हम लोग भी कोई चीज़ मान लीजिए 5 रुपये का कोई चीज़ खरीदने गए तो 5 रुपये का एगो सिक्का दे देते हैं। तो उस समय भी तो वही होता था मुद्रे का प्रयोग, मुद्रा का। तो ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो जेम्स प्रिंसेप को कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। सिक्का देखिए कौन कौन प्रकार का होता था, तो एक होता था चांदी के प्रकार का, फिर एक होता था तांबे के प्रकार का, एक सोने का होता था, एक शीशे का होता था। ये तमाम प्रकार होते थे जो सिक्के के होते थे, वह होते थे, उसको आप ध्यान में रखिएगा। अब कुछ इससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है तो उसको समझिए। तो देखिए कुषाण काल में जो कुषाण शासक थे, कुषाण वंश के जितने भी शासक हुए जो भारत में शासन किए उन्होंने,
तो उनके द्वारा जितने भी सोने के सिक्के जारी किए गए वे सबसे शुद्ध सोना होता था। यानी वह 22 कैरेट का, जो अभी आप हम लोग बोलते हैं ना 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना होता है, तो वो एकदम शुद्ध होता था। उसको मानिए ना 24 का 24 कैरेट का वो होता था सोना का सिक्का, जो वो कुषाण काल में। उसके बाद देखिए गुप्त काल में जो सोने का सिक्का हुआ ना, वो सबसे ज़्यादा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सोने का सिक्का कौन जारी करवाया, तो वो गुप्त शासकों के द्वारा करवाया गया। लेकिन आपसे पूछेगा कि सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कौन जारी करवाया, तो आप कुषाण शासकों का नाम लिखिएगा कि कुषाण शासकों के द्वारा सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने का सिक्का जारी करवाया गया। उसके बाद देखिएगा सातवाहन काल में जो सातवाहन वंश का इतिहास लिखा गया है, वो शीशे के सिक्के के आधार पर ही लिखा गया। शीशा तो आप जान ही रहे, तो उसी के आधार पर सातवाहन कालीन इतिहास को लिखा गया है। यानी उसके समय के अभिलेख बहुत कम है, लेकिन उस समय के जो महत्वपूर्ण जो सिक्के हैं उसी के आधार पर उसका इतिहास ज़्यादातर लिखा गया है। यानी उस समय हम लोगों को शीशे का सिक्का कहाँ मिलता है, तो सातवाहन काल में। उसके बाद देखिए कुषाण शासकों के द्वारा सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के को भी जारी किया गया था। तांबे का सिक्का सबसे ज़्यादा किसके द्वारा जारी किया गया, कुषाण शासकों के द्वारा। और भारत में जानते हैं सिक्के को जो जारी करने का आरंभ किया गया था, वो कोई शासक नहीं किया था, वो व्यापारी वर्ग के लोगों ने किया था। सबसे पहले व्यापारियों के द्वारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में सिक्के को चलाया गया और सिक्के को निर्गत कराया गया। उनके द्वारा जो कराया गया था ना, उसको पन बोलते थे। फिर आप देखिए करसापन बोला जाता है सिक्के को, इसी को बोला जाता है, आप देखिएगा दिनार बोला जाता है। सोने के सिक्के को दिनार बोलते थे। पन होता था वो चांदी का सिक्का होता था। करसापन तांबे के सिक्के को बोलते थे। इन तमाम चीज़ों को आप लिखते भी जाइएगा, चूँकि देखिए हम कुछ चीज़ें नहीं लिख सकते इसलिए, चूँकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके अलावा आप उतनी चीज़ों को आप लिख नहीं पाइएगा, लेकिन अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो आप ज़रूर उसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि वह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, इसलिए आप उसको ज़रूर लिखिएगा। तो यही हुआ मुद्रा में, आपको इतना ही जानना है। उसके अलावा अब चलिए देखते हैं हम लोग, जैसे स्मारक। स्मारक का मतलब होता है भवन। भवन आज भी आप देखते हैं ईंट के सहायता से बनता था। उस समय भी भवन जो है ईंट के सहायता से ही निर्मित किया जाता था। उस समय ईंटों को जोड़ने के लिए, यानी ईंट को जोड़ने के लिए क्या होता था, मिट्टी का प्रयोग होता था, या फिर देखिएगा जिप्सम का प्रयोग होता था, या फिर चूना का प्रयोग होता था। चूने का घोल बनाकर उसको यूज करते थे ईंट को, एक ईंट को दूसरे ईंट से जोड़ने के लिए। तो यानी एक ईंट ऊपर में, फिर उसके ऊपर फिर ईंट को जोड़ना है, तो वही जिप्सम का हुआ, चूना का हुआ, इस तमाम चीज़ों का घोल बनाकर या मिट्टी का जो है घोल बनाकर इसको जोड़ने का कार्य किया जाता था प्राचीन काल में भी। और आज भी आप देखते हैं कि यही काम होता है। आज हम लोग भले ही सीमेंट का यूज करते हैं, लेकिन सीमेंट का भी निर्माण उसी तकनीक से होता है जो कि प्राचीन काल से हुआ आ रहा था। तो आप देखिएगा उस समय घर जो है ईंट है, पत्थर है, मिट्टी है, इन तमाम चीज़ों से निर्मित होता था। अब देखिए कुछ भवनों के नाम याद रख लीजिए कि कौन कौन से भवन हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कुछ भवन है। तो देखिए मोहनजोदड़ो का बृहद स्नानागार, जब हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखिएगा मोहनजोदड़ो का बृहद स्नानागार वहाँ से मिला है, जहाँ पे स्नान करने के लिए लोग जाते थे और वहाँ पे स्नान करते थे। वो एक तरह से कुंड के रूप में था, उसके अंदर लोग जाते थे, इस तरह होता था। और उसी में लोग, यहाँ पे सीढ़ी लगी होती थी, सीढ़ी बनी होती थी, और इसी सीढ़ी के सहायता से लोग अंदर जाते थे। और यहीं बगल में कुआं होता था, और यही कुआं से इसमें पानी आता था। स्नानागार में पूरा पानी से भरा होता था ये, और यहीं पे लोग उतर के सब कोई जाते थे, नहाते थे और फिर वापस बाहर होते थे। तो ये मोहनजोदड़ो का स्नानागार एक ध्यान में रखना है आपको। फिर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल राजभवन जो है वह भी, जो कि आप देखिएगा पटना के निकट के अगर आप होंगे तो आप देखिए कुम्हरार का क्षेत्र जो है पटना में, जो जहाँ पे अभी कुम्हरार पार्क के रूप में वहाँ पे उसको संग्रहित किया गया है, तो उन क्षेत्रों में है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है विशाल स्नान ये भवन मिला था, राजभवन, तो वहाँ से मिला है। तो इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए सोमनाथ मंदिर है, लिंगराज मंदिर है, कई एक मंदिर भी है प्राचीन काल के, सूर्य मंदिर है दक्षिण भारत में। फिर आप देखिएगा जगन्नाथ मंदिर है। तो ये तमाम मंदिर, आप इन मंदिरों के भी नाम लिख सकते हैं कि ये सभी भवन के ही एक तरह से उदाहरण थे, प्राचीन कालीन भवन थे जिसका निर्माण हुआ था। तो मेनली जो स्मारक में आप लिखिएगा कि स्मारक का निर्माण प्राचीन काल में होता था, वो ईंट हुआ, मिट्टी हुआ, या फिर पत्थर से किया जाता था। और इन ईंटों को एक साथ जोड़ने के लिए जिप्सम, यानी तो आप लिखिएगा मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद उसको जोड़ा जाता था और फिर दीवार का निर्माण किया जाता था, और फिर घरों का निर्माण होता था। घरों में सीढ़ियाँ भी होती थी, कहीं कहीं नहीं भी होती थी, ये भी आप लिखेंगे। उसके बाद लिखिएगा कि कुछ भवनें ऐसे हैं जो जैसे कि
रथ मंदिर है दक्षिण भारत में, रथ मंदिर है। फिर आप देखिएगा यही मोहनजोदड़ो का बृहद स्नानागार, लोथल का गोदीवाड़ा, उसके बाद आप लिखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल राजभवन, उसके बाद आप देखिएगा सोमनाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, उसके बाद आप कई एक मंदिरों का नाम लिख सकते हैं, सूर्य मंदिर दक्षिण भारत का, सोर टेम्पल जिसको बोलते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को आप लिख देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चलिए इसी तरह आपको लिखना भी है। अब देखिए चित्रकला, चित्रकला का मतलब होता है कि जो आप देखते हैं पेंटिंग, पेंटिंग का विकास जो है ना प्राचीन काल में ही हुआ। पाषाण काल आप जब पढ़िएगा तो वहाँ पे देखिएगा कई एक ऐसे साइट्स हैं जो स्थल हैं जहाँ से पेंटिंग के बारे में जानकारी मिलती है। और सबसे प्राचीनतम पेंटिंग के बारे में जानकारी जो मिलती है वो भीमबेटका, भीमबेटका मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से मिलती है, जो कि पाषाणकालीन स्थल है। वहाँ पे चित्रकारी का सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिला है, जो कि वहाँ का जो चित्रकारी हुआ था ना, वो हुआ था कैसे जानते हैं? वो एक गुफा था। जैसे गुफा का मतलब समझ रहे हैं, पहाड़ के बीच में जो गुफा बना होता है, तो वही था उस समय। पहाड़ों के बीच में गुफा जो बने होते थे, ये मान लीजिए ये दो पहाड़ है, इसी के बीच में गुफा होता था, तो इसी गुफा में है वो पेंटिंग किया हुआ है। तो इस पेंटिंग में जो आप देखेंगे कि उसमें क्या है कि भीमबेटका में कि खेलता हुआ मानव या फिर कुछ कार्य करते हुए मानव को दर्शाया गया है उस पेंटिंग के माध्यम से। तो ये भीमबेटका से सबसे पहली बार मिला है। उसके अलावा आप देखिएगा अजंता की गुफा से मिला है, फिर देखिए बाघ की गुफा से मिला है, भीमबेटका से मिला है। तो ये तमाम कुछ स्थल हैं जिनको आपको याद रखने हैं कि यहाँ से चित्रकारी का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। और भारत में चित्रकारी प्राचीन काल से होते आया है, और इसी के माध्यम से हम लोग उस समय के कुछ गतिविधियों को जान पाते हैं, यही चित्रकारी के माध्यम से। तो इसमें यह भी लिखना है पुरातात्विक साक्ष्य में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए मूर्तिकला, मूर्तिकला का भी उसी समय निर्माण हुआ, प्रारंभ हो गया। जैसे कि आप देखिए हड़प्पा काल में देखिएगा मूर्तिकला जो होता था, वो उस समय आप देखेंगे कि मूर्तिकारी जो लोग बनाते थे मूर्ति, वो मिट्टी की मूर्ति बनाते थे। फिर देखिएगा धीरे धीरे कांसे का मूर्ति बनने लगा। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे अस्थि निर्मित मतलब मूर्ति के प्रमाण मिलते हैं। तो अस्थि निर्मित का मतलब होता है कि हड्डियों से निर्मित जो है मूर्ति, उसका प्रमाण मिला है लोहंदा नाला से। तो ये ध्यान रखिएगा कि लोहंदा नाला से अस्थि निर्मित मिट्टी के भी अस्थि निर्मित मूर्ति के प्रमाण मिले हैं। और मिट्टी के मूर्ति के प्रमाण तो हड़प्पा है, लोथल है, ये तमाम जगहों से मिले हैं। उसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो से एक कांसे की नर्तकी का मूर्ति मिला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ से कांसे की नर्तकी की मूर्ति का प्रमाण मिला है, तो आप मोहनजोदड़ो टिक करिएगा, वो सही होगा। तो मूर्ति उस समय जो होता है प्राचीन काल में, वो मिट्टी का हुआ या फिर तांबे का हुआ या फिर कांसे का, इन तमाम धातुओं का प्रयोग करके उसका निर्माण किया जाता था, या पत्थर को भी काटकर बनाया जाता था। और मूर्ति जो निर्मित किया जाता था उसके भी कई एक शैलियाँ प्रचलित में थी, जैसे कि गांधार शैली है, फिर मथुरा शैली है, अमरावती शैली है, और फिर गुप्त शैली। गुप्त काल में जो भी मूर्तियाँ बनी उसको गुप्त शैली में रखा गया। गांधार शैली में आप देखिएगा भगवान बुद्ध की भी मूर्तियाँ बनी है। मथुरा शैली हुआ, फिर अमरावती शैली। ये धीरे धीरे जब कला और साहित्य को पढ़ेंगे तो वहाँ इसके बारे में ज़्यादा चर्चा होगा, लेकिन यहाँ आपको सिंपली इसके नाम जानने हैं कि मूर्ति जो निर्मित होते थे वो कई एक शैलियों में इसका निर्माण होता था। प्राचीन काल में जो मूर्तियाँ बनती थी वो पत्थर के बनते थे, मिट्टी के बनते थे, तांबे के बनते थे, कांसे के बनते थे। ये तमाम धातुओं का प्रयोग करके मिट्टी की मूर्तियाँ या तमाम चीज़ों का प्रयोग करके मूर्ति बनाई जाती थी। और कुछ उदाहरण आपको ध्यान में रखना है, जैसे लोहंदा नाला से मिट्टी की मूर्ति मतलब अस्थि निर्मित यानी हड्डी से निर्मित मूर्ति के प्रमाण मिले हैं। फिर मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी का मूर्ति मिला है। फिर आप हड़प्पा से देखिएगा एक दाढ़ी वाले जो है योगी का मूर्ति मिला है। उसी तरह आप कई एक स्थल ऐसे हैं। फिर देखिए चोल काल में आप देखिएगा कांसे का बना हुआ नटराज शिव का मूर्ति मिला है। नटराज शिव का अर्थ होता है जो कि डांस करते हुए शिव को दिखाया गया है, तो उस तरह का मूर्ति मिला है। तो ये मूर्तियाँ उस काल में बनती थी। तो ये आपको ध्यान में, ये आपको इतना ही ध्यान रखना है कि प्राचीन काल में ये चीज़ें होती थी। अब चलिए हम लोग इस तरह हम लोग देख लिए कि पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से होते हैं और वो कैसे कैसे थे। और उसको आप ये और भी आपके लिए आसान इसलिए भी हो जाएगा जब हम इसको पीडीएफ के माध्यम से आपको पीडीएफ जब हम टेलीग्राम पे हर एक
टॉपिक का पीडीएफ डालते जा रहे हैं, तो वहाँ से आप जब पीडीएफ को लीजिएगा तो वहाँ से और एक बार पढ़ लीजिएगा पीडीएफ को, तो ये आसानी से आपको सारी बातें धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठती चली जाएंगी और आसानी से आप उसे कोरिलेट कर पाइएगा अपने आज से और प्राचीन काल से। आप किसी भी चीज़ को पढ़िए तो उसको वर्तमान से ज़रूर जोड़िए। जब वर्तमान से चीज़ों को जोड़िएगा तो वो और भी आसान होगा और भी रुचिकर होता जाएगा और आपको अच्छा आनंद आएगा पढ़ने में। अब चलिए हम लोग साहित्यिक स्रोत को देखते हैं। साहित्यिक स्रोत आखिर कहते किसको हैं, इसको समझिए। साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है जो लिखा हुआ हो, लिखा हुआ होने के साथ साथ वो एक बुक के रूप में हो, यानी उसको एक किताब के रूप में लिखा गया हो, तो उसी को साहित्यिक स्रोत कहते हैं, तभी तो वो साहित्य कहलाएगा। तो साहित्यिक स्रोत उसी को कहते हैं। ऐसे स्रोत जो लिखित रूप में हो, जिसका प्रयोग हम इतिहास के अध्ययन हेतु करते हैं, उसी को साहित्यिक स्रोत, यानी ऐसा स्रोत, प्राचीन भारत का ऐसा स्रोत जिसका प्रयोग हम लोग इतिहास के अध्ययन के लिए करते हैं और वह लिखित रूप में हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साहित्यिक स्रोत कहते हैं। अब चलिए हम लोग कुछ साहित्यिक स्रोत को देख लेते हैं। तो देखिए, साहित्यिक स्रोत को दो वर्ग में बांट के पढ़ा जाता है। एक होता है धार्मिक साहित्य और एक होता है धर्मेत्तर साहित्य। धार्मिक साहित्य में क्या होगा, जितना भी धर्म से रिलेटेड जो पुस्तक लिखा गया है, ग्रंथ लिखा गया, उसके बारे में पढ़ना है। और धर्मेत्तर साहित्य है जिसमें कि धर्म से नहीं, उसमें हो सकता है राजनीति से भी हो, उसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, उसमें हो सकता है कि प्रशासन से संबंधित हो बातें हो, तो ये अलग अलग चीज़ों से संबंधित बातें होंगी, तो उसको धर्मेत्तर साहित्य बोलते हैं। यानी धर्म साहित्य, धार्मिक साहित्य के पश्चात जो लिखा गया है, धर्मेत्तर साहित्य उसको कहा जाता है। अब चलिए धार्मिक साहित्य में हम लोग देखते हैं वेद को। वेद की संख्या आप जानते हैं 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आप जानते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये हमारे वेद की संख्या 4 है। इसके बारे में, वेद के बारे में हमने डिटेल बताया है। देखिए, इन तमाम चीज़ों को बारीकी से आपको पढ़ना होगा। आप डिटेल्ड इसमें अगर नहीं लिख सकिएगा, चूँकि आपके पास उतना समय होगा नहीं, आपको पूरा एक ही क्वेश्चन में आपसे सारा चीज़ पूछ रहा है, तो इसीलिए हमने उसको ध्यान में रखते हुए इसको डायग्रामेटिकली लिखा है, ताकि आप आसानी से इसका उत्तर करिएगा। तो आप शॉर्टली इसको लिख दीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। तो इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आप लिखिएगा। वेद की संख्या हमारे पास 4 है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और वेद के रचनाकार कौन है, तो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। और वेद कौन कौन है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है और अथर्ववेद जो है सबसे बाद का वेद है। और अथर्ववेद में ही आप लिखिए जादू टोना, तंत्र मंत्र के बारे में जानकारी मिलती है, औषधि के बारे में जानकारी भी मिलती है हमें अथर्ववेद में। ऋग्वेद के बारे में आप लिख सकते हैं कि इसमें 228 सूक्त हैं, 11 बालिखिल्य हैं और 10 मंडल हैं। तो इतना लिख दीजिएगा तो वेद खत्म, आपका बहुत हो गया। उसके बाद देखिए, वेद के बाद आता है ब्राह्मण साहित्य, यानी ब्राह्मण ग्रंथ। वेद को सरल रूप से समझने के लिए ना ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया। यानी देखिए, वेद की रचना जो हुई थी वो क्लिष्ट संस्कृत भाषा में की गई थी, यानी वो संस्कृत की जो भाषा थी वो काफ़ी कठिन थी, उसको सामान्य जन नहीं पढ़ सकते थे। इसीलिए जब बाद में ब्राह्मण साहित्य की रचना हुई तो वेद को आसान भाषा में लिखा गया, जिससे कि वेद को आसानी से समझा जा सके, तो इसी को बोला गया ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये आपको ध्यान में रखने। उसके बाद देखिए आरण्यक का अर्थ होता है कि जंगल में बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसी को आरण्यक बोलते हैं। तो इसमें भी वही है, आरण्यक में जो है यज्ञ से जुड़े कर्मकांड के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो किसमें, आरण्यक में। उसके बाद देखिए उपनिषद का अर्थ होता है उप और निषद, ये 2 शब्द से बना है। तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के निकट बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसी को उपनिषद बोलते हैं। तो उपनिषद साहित्य भी हमारे पास बहुत है, जैसे मुंडको उपनिषद है जिसमें सत्यमेव जयते के बारे में जानकारी मिलती है, केन उपनिषद है, कठोपनिषद है, तो बृहदारण्यक उपनिषद है। तो ये तमाम उपनिषद, ईशोपनिषद है, जो कि महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। तो इनके नाम हैं, तो इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य में भी कुछ स्मृति साहित्य को देख लीजिए, जैसे मनु स्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, नारद स्मृति है। तो स्मृति साहित्य को भी आप ध्यान में रख के आपको जो याद रहेगा उसको लिख दीजिएगा कि हाँ ये स्मृति साहित्य हैं, जिससे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर आप देखिए बौद्ध साहित्य में हमने बताया था पिटक, जो कि बौद्ध ग्रंथ जितने भी लिखे गए वो पाली भाषा में लिखा गया है। और इसमें त्रिपिटक के बारे में हमने बताया था कि त्रिपिटक का अर्थ होता है
त्रि मतलब होता है 3 और पिटक का मतलब होता है टोकरी, यानी 3 टोकरी में लिखा गया ग्रंथ, उसी को बोला जाता है त्रिपिटक। उसमें कौन कौन पिटक हैं? सूत पिटक, विनय पिटक पिटक और अभिधम्म पिटक, ये सभी बौद्ध ग्रंथ हैं। यानी इससे बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप जब इसको लिखिएगा कि बौद्ध साहित्य से बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है तथा उस समय के समकालीन इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। और ये सभी ग्रंथ जो हैं पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसमें त्रिपिटक महत्वपूर्ण है, जिसमें से त्रिपिटक में सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक महत्वपूर्ण है। इतना आप लिख दीजिएगा, काफ़ी है। उसके बाद आप देखिए जैन साहित्य। तो जैन साहित्य में है अचरांग सूत है, उसके बाद भगवती सूत है, उवासद गवाओ सूत्र है। तो देखिए जैन साहित्य में है ना 14 पर्व या उस 14 पर्व बोला जाता है उसको, तो उसको लिखा गया है पहले। उसके बाद धीरे धीरे देखिएगा कई एक ग्रंथ इसमें लिखे हैं। इसी में देखिएगा अचरांग सूत है, उसके बाद भगवती सूत्र, यही तो है जिसमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है भगवती सूत्र में, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद है उवासत गवाओ सूत्र, तो ये जैन साहित्य है। जैन साहित्य जितने भी लिखे गए हैं उनसे जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलता है और उस समय के समकालीन इतिहास पर भी इसका प्रकाश पड़ता है। उसके बाद इसमें ये ध्यान रखिएगा, ये सभी जैन साहित्य जो हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, तो ये ध्यान में रख रहे हैं। तो साहित्यिक स्रोत इतना ही है, उसको आप लिख लेंगे आप। और उसके अलावा कुछ और भी साहित्यिक स्रोत हैं, जैसे धर्मेत्तर साहित्य, यानी इसके अलावे जो धार्मिक साहित्य हम लोग बताए उसके अलावे भी कुछ और साहित्य हैं, जैसे धर्मेत्तर साहित्य जिसको बोलते हैं। तो उसमें कुछ कुछ नाम याद रखिएगा। इसमें बहुत से पुस्तक हैं, बहुत से लेखक हैं, लेकिन आपको 5-6 नाम ही याद रखना है, ताकि आप आंसर लिख रहे हैं, आप वहाँ पे किताब नहीं लिखने जाइएगा, आपको आंसर लिखना है ताकि आप अच्छे से लिख दें और आपको अच्छा नंबर मिल जाए। तो आप इसी तरह से लिख दीजिएगा धर्मेत्तर साहित्य, जैसे अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य की रचना है, फिर आयतरंगिनी ये कल्हण की रचना है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो ये पाणिनि की है, पृथ्वीराज रासो ये चंद्रवरदाई की रचना है, हर्षचरितम ये वानभट्ट की रचना है। इसमें आपको आधा से ज़्यादा याद होगा, कुछ कुछ चीज़ें याद नहीं होंगी तो याद कर लीजिएगा, लेकिन ये सभी पुस्तक एकदम इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर याद कीजिएगा। तो चलिए, ये महत्वपूर्ण साहित्य थे। अब हम लोग देखते हैं कुछ विदेशी सोर्स, यानी विदेशी स्रोत क्या है। तो देखिए विदेशी आखिर स्रोत किसको कहते हैं, तो पहले ये समझिए। देखिए हम इसमें आपको बताते हैं, विदेशी स्रोत उसे कहते हैं, जैसे कि देखिए प्राचीन काल में कुछ विदेशी यात्री भारत आए, और वह जब भारत आए ना तो उनका मुख्य उद्देश्य था यहाँ से भारत से ज्ञान प्राप्त करना, यानी भारत से सीख के जाना। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत लोग आते थे पहले प्राचीन काल में। वो लोग आए भारत, यहाँ से ज्ञान प्राप्त किए, और यहाँ से फिर जब जाने लगे तब तो वो अपने देश जब गए तो वहाँ पे उन्होंने यहाँ से जो जो उनको मिला और जो जो उन्होंने यहाँ पे भारत में उन्होंने जो जो देखा उसको एक किताब के रूप में वहाँ पे जाके अपने देश में जाके वो लिखने का कार्य किए, जिसको हम लोग विदेशी स्रोत कहते हैं। यानी विदेशी स्रोत के अंतर्गत वही चीज़ आता है जो विदेशी लोग भारत आए और यहाँ से यहाँ की चीज़ों को देखे और वो अपने देश जब गए तो उसको जब वो लिख दिए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विदेशी स्रोत बोलते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है, वही चीज़ें हम इसमें लिखे भी हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपको PDF दे दिया जाएगा। चूँकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसको भी ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं और आपको हर चीज़ बताया जाए, यह भी हमारी कोशिश रहती है ताकि आप आसानी से समझ पाए। तो हमने बता दिया कि विदेशी यात्री जो भारत आए उनके द्वारा जो भी रचनाएं की गई उसी को विदेशी स्रोत बोलते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग कौन कौन से विदेशी यात्री आए। तो देखिए एक विदेशी यात्री का नाम है मेगास्थनीज। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ये मौर्य वंश के शासक जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उन्हीं के समय में ये भारत आया और इसने जो भी यहाँ पे देखा चंद्रगुप्त मौर्य के समय का उसको अपने रचना में लिख दिया, यानी अपने ग्रंथ में लिख दिया। और इसकी रचना का नाम क्या है? ये जो इसके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया उसका नाम है इंडिका। इंडिका किसकी रचना है? तो वो मेगास्थनीज की रचना है। आपसे ये पूछा जाएगा, दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि मेगास्थनीज किसके समय भारत आया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। दूसरा यात्री है फाहियान। फाहियान ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश के शासक थे, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य भी बोलते थे, तो उन्हीं के समय ये फाहियान भारत आए और इनकी रचना का नाम है फोक्योकी। फोक्योकी, 1-2 बार बोलिए, याद हो जाएगा, धीरे धीरे ही होता है। शुरुआत में थोड़ा कष्ट होगा लेकिन धीरे धीरे आनंद आपको आना प्रारंभ हो जाएगा। फोक्योकी ये किसकी रचना है? ये फाहियान की रचना है, जो कि किसके समय आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश के शासक थे, उन्हीं के समय भारत आए थे और उनकी रचना है फोक्योकी। उसके बाद देखिए ह्वेनसांग।
ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था और ये जो है चीनी यात्री थे। इसी को बोलता है यात्रियों का राजकुमार किसको बुलाया जाता है, तो ह्वेनसांग को। तो आप इसे लिख लीजिए, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार बुलाया जाता है, तो ये याद रखना है। और ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था और इसकी रचना का नाम है सी यू की। सी यू की किसकी रचना है, ये ह्वेनसांग की है। उसके बाद देखिए भारत आने वाले और यात्री है वांग स्वांग है, उसके सुंगयून है। ये तमाम लोग जो हैं ये भारत आए थे, प्राचीन कालीन भारतीय मतलब विदेशी यात्री हैं जो कि भारत आए थे। तो आज के वीडियो के माध्यम से हमारा प्रयास था कि आपको एक साथ जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जब आप लिखेंगे तो वहाँ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि आपके ये सिलेबस का पार्ट है कि सर्वे ऑफ सोर्सेस यानी स्रोतों का सर्वेक्षण जो आपका सिलेबस का पार्ट है, तो उसमें आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा। ये कभी ना कभी आपसे पूछेगा कि प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए स्रोतों का वर्णन करें, तो आपको उसमें तीनों स्रोत का वर्णन करना होगा, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत का। तो हमने कोशिश किया है अपने वीडियो के माध्यम से आपको आसानी से सारी बातों को बताने का। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, छात्र हैं, तो आप ज़रूर जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप ज़रूर देख सकते हैं कि हमने कई एक टॉपिक पे वीडियोज बना दिया है और उसके पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम पे डाला हुआ है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं और उन वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को और भी एक दिशा दे सकते हैं। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।